तो बच्चे आपने अपनी मैथ्स की प्रेपरेशन किसी भी टीचर से करी हो, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो ऑफलाइन है, चाहे वो सेल्फ स्टडी करी है, ये कुछ मैटर नहीं करता। जब आप एग्जाम देने बैठोगे, वो 3 घंटे जब आप एग्जाम देने बैठे हो और एग्जाम को लिख रहे हो, वो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी मैथ्स की प्रेपरेशन किस लेवल की थी। वो ये नहीं देखेंगे कि आप किस टीचर से पढ़े, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी। वो ये देखेंगे कि आपने पेपर लिखा कैसे है, आपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करा एग्जामिनर के सामने। देखो बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक टीचर आपको जानता है, वो जानता है कि आप किस लेवल पे मैथ्स पढ़ रहे हो, या किस लेवल के मतलब अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो, या ठीक ठाक से लेवल पे पढ़ रहे हो। बट एक एग्जामिनर आपको नहीं जानता। वो आपके बारे में जजमेंट तभी दे सकता है, वो आपको देख के जजमेंट नहीं देगा, वो आपका पेपर देख के जजमेंट देगा। तो इसलिए पेपर लिखने का तरीका जो है, पेपर को प्रेजेंट करने का तरीका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत से बच्चे ऐसी गलतियां भी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। और अगर हम इन गलतियों को, एक पेपर प्रेजेंट करने के तरीके को अगर हम इंप्रूव करते हैं, तो बच्चे हम अपने मार्क्स जो हैं बच्चे वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चे यहां पर मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, इसको हम लास्ट में पूरा करेंगे। तो देखो बच्चे, आज की वीडियो में ना, देखो डे 1 से मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमने इतने मैराथन्स करे हैं, मतलब कि मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं आपको अच्छे से तैयारी मैथ्स की करवा पाऊं। और आज भी खड़ा हूं, और मुझे अब भी लगता है कि मैं आपको कुछ अपनी तरफ से टिप्स दूं कि बच्चे जो हैं वो एग्जाम लिखने में कुछ गलतियां ना करें, ताकि हमारे मार्क्स कहीं से भी कट ना हो पाए। ठीक है, तो बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बच्चे मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स। ट्रस्ट मी बच्चे, अब आप 1-2 एग्जाम दे के आए हो, आपको पता है जब भी हम पेपर देने जाते हैं और एग्जाम हॉल में जब एंटर करते हैं ना, हमारी कभी भी नोट करना, हमारी हार्ट बीट जो है बड़ी फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। हमें ये होता है पता नहीं पेपर कैसा होगा, मुझे आता हो। हमारे दिमाग के अंदर 100 ऑफ थॉट्स होते हैं। और जब हम क्वेश्चन पेपर को खोलते हैं बच्चे, तो बहुत से बच्चे ना वहीं पर ब्लैंक कर जाते हैं। क्योंकि देखो, मेरा कहने का मतलब ये है, यहां पर मेरी एडवाइस बच्चे आपको ये है, देखो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना, ऑब्वियसली बात है, एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि आपकी हार्ट बीट फास्ट होगी। और जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे ना, वो हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने किए ही नहीं है, तो आपकी हार्ट बीट और भी तेज हो जाएगी। बट हमें बच्चे क्या करना है, हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें वहाँ पर और मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पर स्ट्रक हो जाना है। सारा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखो। कुछ क्वेश्चन बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने करे होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि यस ये मैंने करे हुए हैं। और अगर आपको लगे कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज है, मैं आपको वैसे बच्चों को हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अभी आपको क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिला, तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी हार्ट बीट बहुत तेज है, क्योंकि बच्चे अगर आपकी हार्ट बीट इस तरह तेज होगी ना, पैनिक करोगे, ब्लैंक हो जाओगे, और बहुत से बच्चे इसमें अपनी परफॉर्मेंस जो है उनकी पुअर हो जाती है। पेपर आता होता है पर ब्लैंक होने की वजह से वो कर नहीं पाते। तो इसलिए अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो आप अपनी आंखें बंद करके बैठो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो लंबे लंबे सांस लेना है, रोकना है, उनको धीरे धीरे छोड़ना है, ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएँ, हमारी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो पाए। उसके बाद ट्रस्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपको आते हैं। और मगी पहले 15 मिनट ना बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये बहुत क्रूशियल है, बहुत ध्यान से आपको मतलब कि इसको जो है वो मैनेज करना है। तो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बच्चे सेकंड पॉइंट जो है, पेपर अटेम्प्ट ऑर्डर। अब इसके लिए बच्चे बहुत जने आपको गाइड करेंगे कि ए सेक्शन से स्टार्ट करो, बहुत जने गाइड करेंगे कि नहीं जी, जो सबसे बड़ा सेक्शन है उससे स्टार्ट करो। देखो बच्चे, किसी भी ऑर्डर में आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो ना, मुझे नहीं पता कि ये आपके मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि देखो बच्चे, आप सोच के देखो मैंने आपके लिए कुछ एफर्ट्स करे थे। ये देखो, यहां पर देखो मैंने कुछ पेपर लिखे हैं। मान लो ये आपके सामने 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक है राम, दूसरा है श्याम। ठीक है, अब ये श्याम जो है, इसने ना पता क्या इसने सोचा कि मैं ना पेपर जो है वो सीरियल वाइज अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो इसने फर्स्ट नंबर पहले डाल दिया, खाली छोड़ दिया, सेकंड नहीं आता, थर्ड कर लिया, फोर्थ नहीं आता, ये कर लिया, फिर ये 7th छोड़ दिया, फिर यहाँ पर जगह छोड़ दिया, हम थोड़ी कटिंग करिए, यहाँ पर जगह छोड़ दी। इस तरह से उसने पेपर अटेम्प्ट करा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो बच्चे, इस बच्चे ने सबसे पहले 21st क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया, उसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन 27th अटेम्प्ट किया, फिर उसने 38th क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है। तो इस तरह से सारी शीट्स हैं।
देखो आप सोच के देखो, आप एग्जामिनर की तरह सोच के देखो कि मेरे सामने 2 बच्चों का पेपर है, तो मुझे यहां पर 3-4 पेज चेक करते ही एक आइडिया लग गया कि ये किसी अच्छे बच्चे का पेपर है, उसने बड़ा ही अच्छे तरीके से पेपर को प्रेजेंट करा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ह्यूमन की वो नेचर होता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे मन में परसेप्शन बन चुकी है ये किसी अच्छे बच्चे का पेपर है। और कई बार, मैं ये नहीं बोला कि ऐसा ही होता है, कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है एग्जामिनर कि अच्छा बच्चा है, इसकी थोड़ी बहुत गलती माफ की जा सकती है, ठीक है। अब यहां पर बच्चे, हो सकता है कि इस बच्चे ने स्टार्टिंग में गलतियां करी हैं, एंड पे जाके सारा पेपर अच्छा करा हो, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बच्चे, टीचर के मन में ये बैठ जाए, एग्जामिनर के मन में बैठ जाए कि ये बच्चा जो है इसको पेपर नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा कि इससे मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, मैं इससे नहीं जोड़ रहा, मैं इस चीज को इससे भी जोड़ सकता हूं, इस चीज को बच्चे इससे भी जोड़ सकता हूं कि सपोज आपको पहले 15 मिनट मिले, आपकी हार्ट बीट बड़ी फास्ट है, और उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा, तो पहले 20-25 मिनट में आपने कितने खाली क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, कितने ही खाली क्वेश्चन छोड़ दिए। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात, आपको लगेगा यार मैंने तो सारी शीट्स मेरी खाली हैं, सारी शीट्स मेरी खाली हैं, तो आपकी हार्ट बीट या आपका मोराल जो है बच्चे वो और डाउन हो जाएगा। वहीं उल्टा सोच के देखो, राम की तरह उसने क्या करा, उसने जब उसकी हार्ट बीट फास्ट थी, उसने देखा कि मुझे यार ये 21st क्वेश्चन मुझे आता है, ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसने जल्दी जल्दी कर दिया। फिर उसने 27th क्वेश्चन कर दिया, फिर 38, उसने 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर दिए, और उसको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि यार मैं 10, 15, 20 नंबर का पेपर कर चुका हूँ। अब मैं जो, मुझे पता क्या होता है जब आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो ना कि जो आपको आते हैं पहले वो कर लेते हो, उससे क्या होता है कि तब तक आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है और आप भी थोड़ा नॉर्मल हो जाते हो। क्योंकि जब हम एकदम एंटर करते हैं तब टेंस होते हैं, धीरे 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 प्रेशर जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए फिर जब ऐसे आप अटेम्प्ट करोगे ना बच्चे, तो आगे जाके जो क्वेश्चन नहीं भी बन पा रहे हैं वो भी बनेंगे। बट अगर आप इस तरह से खाली छोड़ोगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं जस्ट आपको गाइड कर सकता हूं। और वैसे भी सोच के देखो, अगर आपने 22nd क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ा है, आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपको क्या पता कि इस क्वेश्चन के लिए इतनी ही मुझे स्पेस छोड़नी है, तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो इसलिए आप किसी भी ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट कर लो, चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मेक श्योर कि जहां से क्वेश्चन आपको आते हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि वहीं से स्टार्ट करना, ताकि आप पेपर अच्छा, मतलब आपका पेपर अच्छा दिखे भी, और मतलब कि जो है आपकी परफॉर्मेंस भी बच्चे, ट्रस्ट में, वो इंप्रूव होगी, ठीक है। क्योंकि ना सोच के देखा करो कि एक फाइनल मैच में बॉल को, पहली बॉल को फेस करना, और एक मतलब कि जो होता है ना कि नॉर्मल मैच, उसमें क्रिकेट जो बैट्समैन होता है उसको बॉल फेस करना, बहुत फर्क होता है। तो फाइनल में पहली जो स्टार्टिंग में जो प्रेशर होता है ना, वो हमें हैंडल करना है, तो वो इसी तरीके से बेटर हैंडल आप कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए बच्चे कुछ एफर्ट्स करे हैं, ठीक है। अभी मैं जो भी, अभी इसके बारे में कुछ भी अपनी राय मत बनाना, मेरी पूरी बात सुन लेना, ठीक है। देखो बच्चे, आपको एमसीक्यूज आने वाले 1 मार्क के, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और केस स्टडीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है कि एमसीक्यू पर इतना टाइम लगना चाहिए, 2 मार्कर पर 3 मिनट्स, 3 मार्कर पर 5 मिनट्स, और 5 मार्कर पर 12 मिनट्स, और केस स्टडीज पर 12 मिनट्स। अब ये नहीं है कि आपको इतना ही टाइम लगाना है, मैंने जस्ट एक रफ आइडिया लगाया बच्चे कि अगर आप इन सब इसको ऐसे करते हो ना, तो आपके टोटल 159 मिनट्स में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये बात कहनी बहुत आसान है, करनी थोड़ी सी मुश्किल है, कहनी बहुत आसान है। मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूं कि किस तरह से। देखो 150, तब आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बचेगा, तो आप अपने जो बोलते हैं ना कैलकुलेशंस को जो है वो देख सकते हो कि कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, हम आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि सपोज मुझे 22nd क्वेश्चन आता है, कोई मान लो मुझे 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन करते करते मेरा फंस गया, और मैं उसको सॉल्व करते ही जा रहा हूं। बाद में मैंने देखा घड़ी पर कि टाइम जो है 15 मिनट निकल चुके हैं, क्योंकि पेपर में बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकलता है। तो 15 मिनट हम एक 3 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया है बच्चे, अपनी घड़ी जो अपने सामने रख लेना कि मुझे इससे ज़्यादा टाइम बच्चे नहीं लगाना। अगर आपको लग रहा है, देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उस पर हार्डली, अगर आपको वो लगता है कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन यार यहीं से पूछा है, मुझे आता है, तो आपको उसको हार्डली करने में 5-6 मिनट लगेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसको करने में आपको 5-6 मिनट ही लगेंगे। तो जो टाइम बचेगा वो किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज हो जाएगा। बट मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप किसी भी क्वेश्चन पर 15-20 मिनट अटके रहो। तो ये थोड़ा सा मूव ऑन करना सीखना कि नहीं यार ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जिनको पूरा पेपर आता होता है, बट वो ये आके बोलते हैं बाहर आके कि सर मेरा पेपर रह गया।
तो इसलिए इन चीज़ों को कोशिश करनी होगी। ये टाइम मैनेजमेंट अगर हमें सीख ली बच्चे, आपको अभी बहुत बड़े बड़े एग्जाम भी देने हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो घड़ी को अपने सामने रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे स्टेप मार्किंग, ये बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। देखो मैं हमेशा, देखो यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए ये सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है और यहाँ पर ध्यान से देखो 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर आपको देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर आपने सिर्फ ये पहचान लिया कि ये एक्स में है, ये देखो मैंने पहचान लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक्स में है, वाई में नहीं है, तो इतने में ही आपको 1 नंबर मिल जाएगा। के बाद देखो बच्चे, मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया तो मुझे 1 नंबर मिल गया, मैंने इसका सोल्यूशन लिख दिया तो आधा नंबर मिल गया, कंप्लीट कर लिया तो आधा नंबर मिल गया। मतलब यार हर एक स्टेप के नंबर मिलेंगे। बहुत से बच्चे डेरिवेटिव के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं, वो लगता है कि सर हम कंप्लीट नहीं कर पाते। टेंशन मत लो, डेरिवेटिव एग्जैक्टली सही करके आओ। मैंने सीबीएसई की सभी मार्किंग स्कीम के सभी क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने 23, 24, 25 के सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है। जब मैराथन आपके लिए मैं प्लान कर रहा था तो मैंने मार्किंग स्कीम चेक करी है यार, अकेली एक एक चीज़ की डिटेल लिखी रहती है वहाँ पर कि बच्चे ने अगर ये भी लिखा तो उसको नंबर दे दो। मैंने बहुत बार देखा, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जैसे अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्राम की इंटरवल है और ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए ग्राम की इंटरवल है, तो अगर किसी बच्चे ने ये भी लिखा है ना तो लिखा होता है कि उसको वेटेज दो, पूरे मार्क्स दो। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि स्टेप मार्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चे कुछ बोनस टिप्स हैं मेरी तरफ से, बहुत ध्यान से समझेंगे, मैथ्स के लिए खास। देखो आपको अपना रफ वर्क जो है बच्चे वो लास्ट पेज पे करना है। बहुत जने क्या करते हैं, बहुत जने अपना रफ वर्क जो है बच्चे, बहुत जने अपना रफ वर्क जो है बच्चे वो साइड पे करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या होगा बच्चे, फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब टाइट लिखने की कोशिश करोगे, वो थोड़ा सा गंदा लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रफ वर्क जो है अपना लास्ट पेज पे करना है। उसके बाद सेकंड बच्चे लिजिबल राइटिंग। लिजिबल का मतलब ये होता है बच्चे कि पढ़ी जा सके। मैं ये नहीं बोल रहा, हर एक की राइटिंग डिफरेंट होती है बच्चे, कुछ बहुत अच्छी लिखते हैं, कुछ बहुत गंदी भी लिखते हैं। तो इतना कोशिश करना कि एग्जामिनर जो है आपका पेपर पढ़ पाए कि आपने लिखा गया है, ऐसा ना हो कि वो पढ़ ही ना पाए कि आपने लिखा गया है। इतना कई बार वो क्या होता है, बच्चे इतना मैसअप कर देते हैं, इतना छोटा छोटा लिखते हैं, कुछ कटिंग कर दी, फिर उसमें कुछ नंबर्स कट कर दिए, फिर लिख लिए। मतलब ध्यान रखना इस बात का प्लीज़, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चेक योर कैलकुलेशन। बच्चे कैलकुलेशन का मैथ्स में खास करके ध्यान रखना कि जैसे मैट्रिक्स मेथड है, मैट्रिक्स मेथड में अगर आपने इनवर्स निकालने में प्लस माइनस की भी गलती कर दी, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए उसका बहुत आपने ध्यान रखना कैलकुलेशन का। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑलवेज राइट द क्वेश्चन नंबर। बच्चे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, आपने लिखा कि क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिख के दिखाया था आपको, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 38, अगर आपको नहीं भी आता तो भी लिख दो क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि बाय चांस की बात है अगर क्वेश्चन गलत हुआ, अगर वो सीबीएसई वो क्वेश्चन जो है गलत हुआ और अगर आपने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तब आपको उसके ग्रेस नंबर जो हैं बच्चे मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखना जो है बच्चे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरी कही हुई बच्चे बातों को आप सारी समझोगे। अभी तक आपने, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, पहले 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, अपनी हार्ट बीट को बच्चे कंट्रोल में रखना है, ठीक है। एक बार होगा, एक बार डर लगेगा, बट धीरे धीरे वो नॉर्मल भी हो जाएगी। उसके बाद पेपर को जिस तरह से मर्जी अटैम्प्ट कर लेना। मेरी एडवाइस ये है कि कोशिश करना कि जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो कर लेना। फिर ये होता है कि यस मैंने खुद से कुछ करा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेज को बहुत ध्यान से मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन पर आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो। उसके बाद बच्चे स्टेप मार्किंग का खास करके ध्यान रखना है। हर एक स्टेप को आपने लिखना है, उसके नंबर आपको मिलेंगे, और ये आपकी कुछ बोनस टिप्स हैं, ठीक। अब जहाँ से बच्चे हमने स्टार्ट किया था कि बच्चे ये पेपर जो है ये आपका है, तो उम्मीद भी खुद से रखें।